नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपकी इस समय कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जो भी आप इस समय तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा अभी फ़िलहाल में सीईटी के फॉर्म चल रहे हैं। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के फॉर्म अभी रनिंग में है। तो हम आशा करते हैं कि आप में से सभी ने अपना अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है, और यदि नहीं किया है तो वो जल्दी फिल कर दें। लास्ट डेट के भरोसे अपन को नहीं रहना है। तो चलिए, आज हम सीईटी के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है हिंदी में, उसमें विराम चिन्ह का टॉपिक आपको दिया गया है। और विराम चिन्ह का जो टॉपिक है, यदि देखा जाए तो आसान भी है। और यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं या आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यदि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए कठिन भी हो सकता है, क्योंकि तुक्केबाजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलती है। तो चलिए अपन बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्ह मतलब, विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। और यदि चिन्ह की बात करें तो चिन्ह का मतलब एज ए एक संकेत। आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको रुकने का संकेत मिले कि भाई आपको यहाँ पर रुकना है, लेकिन कितना रुकना है, कैसे रुकना है, क्या करना है, ये हमारे जो विराम चिन्ह है वो अलग अलग संकेतों के द्वारा, अलग अलग चिन्हों के द्वारा आपको ये बताते हैं कि आपको कौन सी जगह पर रुकना है, कौन सी जगह नहीं रुकना है, कौन सी जगह आपको कितना रुकना है। ये हमारे विराम चिन्ह जो हैं वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अपन विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन विराम चिन्हों के जो चिन्ह हैं, जो संकेत हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि विराम चिन्ह होता क्या है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि चलो खाना खाएं दादी, है ना, चलो खाना खाएं दादी। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी विराम चिन्ह का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। एक पूरा सेंटेंस एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया, चलो। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या लगाया है? अल्प विराम लगाया, जिसको अपन कॉमा भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। और हिंदी के अंदर इसको क्या बोला जाता है? हिंदी के अंदर हम इसको कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वो अल्प विराम बोलते हैं। और अंग्रेजी के अंदर इसको क्या बोला जाता है? कॉमा बोला जाता है। यहाँ पर भी हमने अल्प विराम लगाया है। अल्प विराम का मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुकना था। अल्प विराम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना है। तो चलो खाना खाएं दादी, मतलब दादी से कहा जा रहा है कि चलिए अपन खाना खाते हैं। यहां पर यदि बात करें चलो खाना खाएं दादी, तो यहां पर आपको इसका पूरा पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये आपको क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आपको इसका कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप विराम चिन्हों का उपयोग कर देंगे तो आपको इस बात का आराम से पता चल जाएगा। आपको पता है, विराम चिन्हों का प्रयोग यदि आपने सही जगह पर किया है तो वाक्य का अर्थ आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा आसानी से। यदि आपने विराम चिन्ह का प्रयोग गलती से गलत जगह पर कर दिया तो उसका अर्थ भी बदल सकता है, उसका अर्थ चेंज हो सकता है। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपको एक लिख देते हैं, रोको मत जाने दो, और एक मैंने दूसरा लिख दिया, रोको मत। मतलब सेंटेंस दोनों सेम है, सेंटेंस दोनों सेम है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मतलब मैंने जो अल्प विराम का प्रयोग किया है, यहां पर रोको के बाद किया है, यहां पर मैंने मत के बाद किया है। हालांकि शब्द एक ही है, केवल मैंने जो विराम चिन्ह अल्प विराम का जो प्रयोग किया है वो जो है उसका स्थान मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए,
पहले वाले का अर्थ अलग है, दूसरे वाले का अर्थ अलग है। तो मुझे बताइए, जब शब्द एक ही थे तो अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ? तो अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ, किसके कारण हुआ? विराम चिन्ह के कारण हुआ। इसका मतलब हो गया रोको। अब यहाँ पर अपन को रुकना है, कॉमा लगा हुआ है, तो रोको मत जाने दो, किसी व्यक्ति को जाने से रोकना है। लेकिन यदि इसी बात को अपन दूसरे में जाएं, रोको मत जाने दो, अब अपन को मत के बाद रुकना है, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया इस व्यक्ति को रोकना नहीं है, इसको जाने देना। ठीक है, तो ये चीज अपन को क्या है, विराम चिन्हों से पता चलता है। यहाँ पर विराम, रुकना और चिन्ह संकेत, यदि भाषा में विराम चिन्ह हो तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। यदि आप भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करें, जहां पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए वहां पर हम नहीं करें, तो हमारे सेंटेंस का जो अर्थ है वो चेंज हो सकता है, मतलब बदल सकता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि आधुनिक हिंदी में अंग्रेजी का प्रभाव। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम था। कहाँ पर? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम था। लेकिन यदि बात करते हैं हम आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में किसका प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी का। अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा। आज हिंदी में अधिकांश विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। आपको पता है बहुत सारे जो विराम चिन्ह हैं वो हमको अंग्रेजी भाषा से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना। ये क्या है, सारे अंग्रेजी भाषा में यूज किए जाने वाले विराम चिन्ह थे। इनके एक एक के बारे में हम जो है वो बात करें। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जैसे माना कि आपने कॉमा बोल दिया, यहाँ पर हमने अल्प विराम बोल दिया, ठीक है ना। ये में हमने हिंदी में ऐसे पूर्ण विराम बोल दिया और अंग्रेजी में फुल स्टॉप। फुल मतलब पूर्ण, स्टॉप मतलब रुकना, पूरी तरह रुकना। वहां पर अंग्रेजी में हम ऐसे एक बिंदी लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन हिंदी में क्या लगाते हैं? हिंदी में एक डंडा लगाते हैं पूर्ण विराम के लिए। तो अंग्रेजी का हमारी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा कि अधिकांश जो हमारे विराम चिन्ह थे वो हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण कर लिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य की देवनागरी लिपि का अपना एकमात्र प्रमुख और मूल विराम चिन्ह पूर्ण विराम है। अंग्रेजी का फुल स्टॉप हिंदी के पूर्ण विराम से भिन्न है। अंग्रेजी का जो फुल स्टॉप है ये वाला, ये हिंदी के पूर्ण विराम से थोड़ा सा भिन्न है। थोड़ा सा भिन्न मतलब ये यहाँ पर आपको बिंदी के रूप में आया है ना, और ये आपको यहाँ पर डंडे के रूप में आया। जबकि यहाँ पर यदि अपन देते हैं तो अल्प विराम अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है, कॉमा, और हिंदी में भी ऐसे ही होता है। मतलब सभी जो विराम चिन्ह हैं वो लगभग सेम होते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं हम पूर्ण विराम की, तो अंग्रेजी में पूर्ण विराम को बिंदी से लिखा जाता है, संकेत दिया जाता है, जबकि हिंदी में उसको एक खड़ी लाइन से संकेत दिया जाता है। तो देवनागरी लिपि जो है हमारी, उसमें एकमात्र प्रमुख और मूल विराम चिन्ह यही है, क्या? पूर्ण विराम, जो अंग्रेजी के पूर्ण विराम से, फुल स्टॉप से क्या है, अलग है। यहां पर अपन बात करते हैं आगे, लघु विराम और मध्य विराम। इनको अपन ने क्या डिवाइड कर दिया, लघु विराम, मध्य विराम, उद्धरणात्मक, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक और भाव सूचक। ठीक है ना। इस प्रकार से विराम चिन्हों का क्या कर दिया है हमने यहाँ पर, वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया है? वर्गीकरण। इसको हम उद्धरण चिन्ह के नाम से बोलते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो ये होता है, ठीक है ना, और एक ये होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, जबकि इसको हम द्वि उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है, जिसको अपन 66-99 बोल देते हैं इसको। ये हमारा क्या है? लघु विराम, मतलब आपका कॉमा है अंग्रेजी के अंदर। ये आपका मध्य विराम है, मतलब मीडियम पॉज।
मीडियम पॉज जो होता है ये अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों से के बीच में जो विराम का समय होता है, जैसे माना कि अल्प विराम में बहुत कम समय रुकते हैं, पूर्ण विराम में थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, लेकिन अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम जो रुका जाता है वो हमारे मध्यम विराम जो है उसके अंदर, जिसको हम अर्ध विराम भी कहते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध विराम भी इसको अपन बोलते हैं। अर्ध विराम का मतलब आधा विराम, पूर्ण विराम का मतलब पूरा विराम, और अल्प विराम का मतलब बहुत कम विराम, छोटा सा स्टॉप। ये आपका पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप लग जाता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा रुकना होता है। ये आपका भाव सूचक होता है, इमोशन। ये क्या है, जिसको अपन हिंदी के अंदर विस्मय बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह जैसे आगे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे हर्ष के अंदर आता है, शोक के अंदर आता है, आश्चर्य के अंदर आता है, घृणा के अंदर ये आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपन को इसके अंदर देखने को मिलती है। ये संकेत बताते कि कहाँ कितना रुकना है, कहाँ प्रश्न करना है और कहाँ आश्चर्य व्यक्त करना। ये चिन्ह आपको बताएंगे कि कहाँ आपको कितना तो रुकना है, कहाँ आपको किसी से प्रश्न पूछने का कार्य करना है, कहाँ आपको अपने इमोशन दिखाने हैं, भाव दिखाने हैं, विस्मय दिखाना है या हर्ष शोक जो भी है ये हमको दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमको क्या करती हैं, क्लियर करती है। ये चिन्ह हमको बताते हैं कि हमको कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुकना है और उसका मतलब क्या होता है। आगे यहाँ पर अपन बात करते हैं आगे विराम चिन्हों की। पूर्ण विराम, पहला हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, हमारे वाक्य की समाप्ति होती है पूर्ण विराम। हमारा जो भी वाक्य है, जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर जैसे हमने विचार की समाप्ति लिख रखा है, तो विचार क्या है, जो वाक्य हमारा वही हमारा क्या है, विचार है। जो विचार है वही तो अपन बोल रहे हैं। तो विचार की समाप्ति या वाक्य की समाप्ति जो होती है वहां पर इस पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य का विचार पूर्ण होता है तब उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह माना गया है किसको, पूर्ण विराम को। और कब लगाया जाता है, ये हमारे वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है। साधारण कथन के बाद भी इसको लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन दिया राम विद्यालय गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। तो हम साधारण कथन जो होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं, उनके अंत में भी इसको हम लगाते हैं। आदेशात्मक वाक्य हमारे जो होते हैं उनके अंदर भी इसको लगाया जाता है। जैसे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। समय पर आना, समय पर आना, हम दूसरे को क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। उपदेश के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य बोलो, ईमानदारी अपनाओ, अपन किसी को दूसरे को यदि उपदेश दे रहे हैं शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और सूक्ति में समय अमूल्य, यदि आप कोई सूक्ति, अच्छी पंक्ति यदि किसी को बता रहे हैं, कोई अच्छी लाइन किसी को बता रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए या किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये पंक्ति क्या है, यहाँ पर एंड हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम है। ये क्या है, हमारा पूर्ण विराम है। आगे अपन बात करते हैं अगले विराम की, अल्प विराम। परीक्षा में सबसे अधिक गलती अल्प विराम में होती है। इसका प्रयोग सबसे विविध प्रसंगों में होता है। यदि सबसे अधिक गलती की अपन बात करते हैं, सबसे अधिक गलती की बात करते हैं, तो हमारी सबसे अधिक गलती कहाँ पर होती है, अल्प विराम के अंदर। अल्प विराम मतलब क्षणिक ठहराव, क्षणिक मतलब बहुत कम ठहराव यहाँ पर होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसको हम इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर कॉमा बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, कॉमा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमा जानते हैं लेकिन अल्प विराम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी का नाम पढ़ा है, अंग्रेजी में इसको कॉमा बोलते हैं, तो कॉमा उनको पता है, लेकिन विराम चिन्ह उसको उनको पता नहीं है। चलिए, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, जहां बहुत
थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जहां आपको हल्का सा ब्रेक देना है, हल्का सा आपको ठहरना है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अल्प विराम मतलब कोमा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ पर ये लगेगा? जैसे यदि अपन किसी की सूची बना रहे हैं, मतलब एक से अधिक शब्द वहां पर अपन लिख रहे हैं, जैसे किसी इसमें नाम आए आपको, जैसे राम, चाम, मोहन, गीता, सीता आए, तो एक से अधिक नाम है। तो एक से अधिक नाम है तो इनको अपन को अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीच में कोमा लगाना पड़ेगा, बीच में आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक अपन के जो यहाँ पर आते हैं समान पद, जैसे फल, फूल, सब्जियां, अनाज, सब महंगे हैं, ये क्या है आपके? समान पद। समान पद आ गए, जैसे फल है, फूल है, सब्जियां है, अनाज है। तो इन सबको हम अपन अलग करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? अल्प विराम मतलब एक कॉमा का प्रयोग अपन करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमा का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, समान पद है। एक संबोधन, जैसे अपन किसी को संबोधन कर रहे हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, ध्यान दें, यहाँ पर अपन ने पूर्ण विराम लगा दिया। मित्रों मेहनत करो, मित्रों मेहनत करो, तो यहाँ पर हमने मित्रों के बाद में क्या प्रयोग कर दिया? अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें आया है हाँ नहीं के बाद। हाँ नहीं, यदि अपन किसी को प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में दे रहे हैं, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं खाना खाऊंगा, हाँ मैं बैठ जाऊंगा, हाँ मैं सो जाऊंगा, या नहीं हाँ मैं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं आ सकता, यदि ऐसे स्थान पर आपको हाँ और नहीं में यदि कोई जवाब रिप्लाई देना है, तो वहां पर अपन को किसका प्रयोग करना चाहिए? अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। एक बीच में आए अवतरित शब्द, जैसे महात्मा गांधी कौमा राष्ट्रपिता कौमा सत्य के पुजारी थे। यदि अपन के कोई अवतरित शब्द आए, अवतरित मतलब एक ही शब्द से संबंधित कोई और शब्द भी अवतरित हो गए हैं, जैसे महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, सत्य का पुजारी भी कहते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर महात्मा गांधी के तीनों नाम लिख दिए कि महात्मा गांधी कौमा राष्ट्रपिता और सत्य के पुजारी थे। तो यहाँ पर अपन को थोड़ा थोड़ा, महात्मा गांधी के बाद थोड़ा, राष्ट्रपिता के बाद थोड़ा, और सत्य के पुजारी थे, तो यहां पर अपन को अल्प विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपन को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है। महात्मा गांधी को ही हम राष्ट्रपिता कहते हैं और राष्ट्रपिता को ही हम सत्य के पुजारी बोलते हैं। तो ये आपको अल्प विराम यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं, आगे के विराम चिन्ह